चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इसके पहले की क्लास में पूरा ख़त्म हो गया है स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है? नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं मनः धन अनुकूल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद ये स्वर आया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब इस स्थिति में दो शब्दों का मेल होता है तो जो मेल, उस मेल को हम क्या कहेंगे? उस मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विसर्ग संधि में विसर्ग का होना अनिवार्य है। विसर्ग ही नहीं होगा तो विसर्ग संधि कहाँ से बनेगी? ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं और जहाँ पर हम विसर्ग संधि के नियम को पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि का जो पहला नियम है लिखा गया है, विसर्ग के साथ च या छ के मिलने से विसर्ग की जगह पर श बन जाता है। जानते हो आप सब, विसर्ग संधि मुझे सबसे इजी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जो पहला वाला शब्द दिया रहेगा ना, इसमें हमें याद ही नहीं करना रहता है कि क्या आएगा, क्योंकि एकदम कंफर्म, एकदम निश्चित है कि पहले वाले शब्द में क्या आएगा? विसर्ग आएगा, है ना। दूसरे शब्द में क्या आएगा? बस यही थोड़ी सी कंडीशन होती है, हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। तो क्या लिखा गया है कि दूसरे शब्द में च आए या छ आए तो विसर्ग की जगह पर परिवर्तन हमेशा कहाँ पर होगा? परिवर्तन हमेशा विसर्ग के स्थान पर होगा। विसर्ग की जगह पर क्या बन जाता है? श बन जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल जो 2-3 हमारे स्लाइड पे लिखा गया है, उसे इरेज कर दे ताकि थोड़ा क्लीन लगे देखने में। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निह धन च, एक आपको एक नियम ये मिल रहा है, सॉरी एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 2 उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो। एक ये ऊपर वाला हरिश्चंद्र भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों। ठीक है, कैसे हो रहा है इस चीज को देखिएगा। क्या लिखा था? हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद च या फिर छ आना चाहिए। ये हो गया विसर्ग और विसर्ग के बाद आया च। ये हो गया विसर्ग, विसर्ग के बाद आया च। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आया है? छ आया है। तो हर कंडीशन में विसर्ग की जगह पर क्या बन जाएगा? तालव्य श बन जाएगा। और याद रखेंगे कि ये श कैसा रहेगा? हलंत श रहेगा। ठीक है, यानी कि पूरा श नहीं बनता है, आधा श बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विसर्ग के पहले अगर विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। भाई ये क्या कंडीशन हो गया? देखो, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, इस पॉइंट को आप सुन के घबराइएगा नहीं कि विसर्ग के पहले अगर अ हो। अ कहने का मतलब जब आप म देखोगे ना तो म में हमें क्या मिलेगा? म में अ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अ लिखा है, फिर यहाँ म है, म में अ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में तो फिर ओ तो बनना ही बनना है। ठीक है, और साथ में क्या लिखा गया है कि अब हमें ये चीज़ नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान क्या देना है कि विसर्ग के बाद क्या हो? अ हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो प फ ब कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया है? तीसरा वर्ण मिल गया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन हो। क्या होना चाहिए? अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो विसर्ग होता है वो बदल जाता है ओ में। विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपको
पता रहे कि विसर्ग संधि है और वहाँ पर ओ की मात्रा देखने को मिल जाती है, तो याद रखिएगा कि विसर्ग के बाद या तो आ आया होगा, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया होगा, या अंतस्थ व्यंजन आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा? अंतस्थ व्यंजन आया होगा। ठीक, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ पर नीचे जो दिया गया है ना, ये विच्छेद दिया गया है। यहाँ पर तो संधि दिया था, नीचे विच्छेद दिया गया है। जैसे अंतश्चेतना लिखा है, ठीक है, अंतश्चेतना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपके माइंड में इतना दिमाग है, मतलब आप इतना सोच सकते हो कि ना तो अंतस कोई शब्द होता है, ना तो अंतस कोई शब्द होता है, और अगर अंतस हम मान लेते हैं तब तो चेतना सही है, और अगर हम अंत मानते हैं तो सचेतना कोई ऐसा शब्द नहीं होता है। ठीक है, सचेतना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, यहाँ पर श शब्द जो है, ये वाला श शब्द जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो किस नियम से जोड़ा गया है आपको ये पता होगा, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। ठीक है, तो ये जब आप विच्छेद करेंगे तो उस टाइम पर आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, तो आगे स्लाइड पे चला जाएगा। ये पहला नियम आपका हो गया। पहले नियम को अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो मैं आपको एक स्लाइड पे दूसरी तरीके से लिख के बता देती हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, पहले नियम के अनुसार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर विसर्ग के बाद च या छ आए, क्या आए? विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग की जगह पर तालव्य श हो जाता है। ठीक है, उसी नियम में हमने दूसरा नियम भी ये पढ़ा है कि अगर विसर्ग के बाद अ आए, वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, क्या आए? अंतस्थ व्यंजन आए, तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है? जल्दी से सोच लो भाई, विसर्ग की जगह पर क्या? तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं एक कोई शब्द अंत नहीं, मन धन क्या कर सकते हैं? रथ। ठीक है, तो ये न है, चलो मन तो हमने लिख दिया, विसर्ग का क्या हो गया? ओ। क्यों? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फिर बाकी जो बचा हुआ शब्द है ये उतार देंगे, हो जाएगा मनोरथ। ठीक, तो शायद ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे, सेकंड नियम को देखेंगे। अगला नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो। कंडीशन को समझिएगा, विसर्ग के पहले, ठीक है, अ आ को छोड़ करके अगर कोई स्वर आ रहा है और बाद में स्वर हो, कोई भी स्वर हो, बाद में कोई भी स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण या य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को पहले समझ लो आप क्या ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है दुह, क्या लिख दिया है? दुह लिख दिया है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले हमें कौन सा मात्रा मिल रहा है? हमें यहाँ पर ऊ मिल रहा है। तो क्या कहा है कि अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तब ये कंडीशन बनेगी। और विसर्ग के बाद वर्ग का क्या होना चाहिए? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है या र हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा गया है? अच्छा, इस नियम से आप देखो तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। ठीक है, इस नियम से कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो इसको अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे।
अगला नियम फिर क्या कहता है कि विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। ये तो बहुत आसान सा कंडीशन है। ये क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के साथ श का मेल हो, विसर्ग के साथ किसका मेल हो, श का मेल हो, तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है, ये स हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये था। जैसे इसको हम देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है निह धन श्वास। क्या लिखा है, निह धन श्वास। तो निह में हमें विसर्ग मिला, ठीक है, क्या मिला, विसर्ग मिला, और विसर्ग के बाद हमें मिल रहा है स, ठीक है, स मिल रहा है। तो अब ये जो विसर्ग है ये स के मिलने से क्या हो जाता है, स के मिलने से एक और श बन जाएगा, तो हो जाता है निश्वास। क्या हो जाता है, निश्वास हो जाता है। इसी तरीके से यसह धन शरीर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा, लेकिन हलंत तालव्य श होगा, और बाकी के शब्दों को हम क्या करते हैं, उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये नियम कि जब विसर्ग के साथ तालव्य श का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर एक और हलंत तालव्य श हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, तीसरे नियम को देखेंगे। अगला नियम, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक रूल में मैंने 2 रूल ऐड किए हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद पहले रूल का एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पे एग्जाम्पल नहीं रहेगा उसे स्किप करते चलेंगे, आगे के क्लास में उसे एग्जाम्पल के साथ फिर से समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। अच्छा, ये कंडीशन हम छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम छोड़ते हैं, नीचे वाला यहाँ से देखेंगे कि विसर्ग के साथ ट ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के साथ क्या मिलना चाहिए, विसर्ग के साथ ट या फिर ठ या फिर मूर्धन्य श हो। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। क्या लिखा गया है, विसर्ग पहले है, यहाँ पर धनु में क्या मिल गया, विसर्ग, और विसर्ग के बाद हमें क्या मिल रहा है, ट मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य श में। विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा, तो हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स लगा है। चतुर्धन टीका तो हो जाता है चतुष्टीका, चतुर्धन षष्ठी तो हो जाता है चतुष्षष्ठी, क्योंकि जो विसर्ग है वो किस में बदल रहा है, वो बदल रहा है मूर्धन्य श में। याद करने के लिए बस इतना लिख सकते हो आप लोग, विसर्ग प्लस ट या फिर ठ या फिर श, तो और विसर्ग के नीचे इसका आप बना सकते हो मूर्धन्य श। चलिए अगले नियम को देखेंगे। ठीक है, अगला नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम है ये। चौथे नियम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लिखा गया है, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त, क्या कहा जा रहा है, अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को एक बार हम समझेंगे। ये ऊपर की जो पहली लाइन दी गई है इसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा गया है कि हम देख रहे हैं विसर्ग, और विसर्ग के पहले कहा जा रहा है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, अ आ इसको हम लिख करके क्रॉस कर देंगे, छोड़ करके कोई और स्वर आए, कोई और स्वर आए, और विसर्ग के बाद क्या आए, क ख आए या फिर प आए या फिर फ आए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर हो जाता है मूर्धन्य श। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चतु, तो त में हमें क्या मिल रहा है,
त में हमें ऊ की मात्रा मिल रही है। किसकी मात्रा मिल रही है? ऊ की मात्रा मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद हमें विसर्ग मिला है, ठीक है। तो विसर्ग के पहले कोई स्वर आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आया, एक कंडीशन पूरा हो गया। और विसर्ग के बाद क्या आया है? प आया है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य श, ठीक है। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। इसको फिर से हम समझ सकते हैं दूसरी स्लाइड पे, ठीक है। सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, मैं बना दी ये विसर्ग, ठीक है। क्या बन गया ये? विसर्ग। लिख देते हैं विसर्ग। और विसर्ग के पहले हमें अ और आ, ना अ चाहिए ना आ चाहिए, इन दोनों को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो। जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना, तो उस टाइम पे आप भी एक बार अपने माइंड में कॉपी बंद करके रिमाइंड किया करो कि क्या मैंने बता रखा है, या वो चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं। तो क्या है? विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? या क हो, या ख हो, या प हो, या फ हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल है बहि, धन, कार। क्या लिख देते हैं हम? बहिष्कार। क्या लिखते हैं? बहिष्कार। ऐसे ही लिखते हैं ना। क्यों हुआ ये? विसर्ग के पहले हमें क्या मिला? हमें मिला है ई। क्या मिला है? ई मिला है, ठीक है। और विसर्ग के बाद हमें क्या मिला है? क मिला है। विसर्ग के बाद हमें क्या मिला है? क मिला है। तो विसर्ग किस में बदल गया है? ये बदल गया है मूर्धन्य श में। सभी के समझ में आ गया? उसी नियम से अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है? निह, धन, काम। तो निह है, मतलब विसर्ग के पहले ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद क है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। इसी नियम से आविष्कार का होता है, इसी नियम से निष्कलंक होता है, इसी नियम से निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के बाद हमें प मिल जाएगा, ठीक है। इसी नियम से ये भी होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और चलिए तो इस नियम, पांचवें नियम को देखेंगे। पांचवें नियम में हमें यहाँ तक की चीज़ों को नहीं लेकर के चलना है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ों को स्किप करना है हमें, ठीक। क्या लिखा गया है? आगे हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ का कोई स्वर हो। अभी इसके नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अ आ का स्वर ना हो, अ आ को छोड़ करके कोई स्वर हो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि अ आ स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो? क हो, ख हो, प हो, फ हो, ठीक है। क्या लिखा गया है? क ख प फ। भाई यहाँ पर भी तो यही नियम था कि विसर्ग के बाद क ख प फ। तो अंतर क्या हो रहा है? अंतर सिर्फ इतना हो रहा है कि विसर्ग के पहले, वहाँ पर इसके पहले वाले नियम में अ आ को छोड़ करके कोई स्वर आता था, लेकिन यहाँ पर या तो अ आएगा यहाँ, या तो आ आएगा, यही दोनों सिर्फ आना चाहिए। और विसर्ग के बाद अगर क आता है, ख आता है, प आता है और फ आता है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। विसर्ग क्या होगा? ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक। कैसे ये हो रहा है? हम लिखते हैं ना प्रातः काल, तो हम ऐसे लिखे रहते हैं। अच्छा, दुख भी लिखते हैं, लेकिन दुख वाला पता है क्या है? दुख जो ये लिखा गया है ये अपवाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि अभी अपवाद भी इसमें कुछ आप लोगों को बताया जाएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नियम से परे होते हैं, वो आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम विसर्ग संधि के वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये आप नहीं सोचोगे कि ख के पहले विसर्ग है और ये ऊ आ गया है तो ये क्यों ज्यों का त्यों बना हुआ है, ठीक है। ये आप नहीं सोचोगे। बस याद रखो कि अगर विसर्ग के पहले अ आता है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद क ख आए या फिर प फ आए, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, ठीक है।
अगले स्लाइड पे आते हैं अगले नियम पर, जहाँ पर इसके अपवाद भी हम देखेंगे। देख लो मैंने अपवाद इसलिए ऐड कर रखा है और आपको मैक्सिमम इसी चीज़ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर कुछ विक्षेद है, ठीक है। तो रजह धन कड़, ठीक है, रजह धन कड़ सिंपल लिखा हुआ है, ये उतार दिया गया उसी तरीके से, ठीक है। पयह धन पान, क्योंकि विसर्ग के पहले यहाँ पर य में अ है और विसर्ग के बाद हमें प मिला, तो मतलब ये सेम उसी तरीके से उतारा गया है, ठीक। लेकिन अपवाद पर हमें ध्यान देना है। अपवाद क्या है? हमने पढ़ा है कि विसर्ग के पहले अगर अ या आ हो और विसर्ग के बाद क आए तो हम विसर्ग को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये इस नियम का अपवाद है, इसको उतार लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नमः धनकार नमस्कार हो जाता है, श्रेयः धन कर श्रेयस्कर हो जाता है, पुरः धन कृत पुरस्कृत हो जाता है, पुरः धनकार पुरस्कार हो जाता है, बृह धनपति बृहस्पति हो जाता है, तिरह धनकार तिरस्कार हो जाता है। मैक्सिमम इसके विक्षेद करने को आते हैं और डायरेक्ट दे करके ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस नियम को देखा जाएगा। यहाँ तक के नियम को आपको स्किप करना है, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को छोड़ना है। क्या लिखा गया है आगे ध्यान देंगे। विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है, ठीक है। देखो कितने छोटे छोटे नियम हैं और समझने की बस ज़रूरत है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो ना तो बहुत जल्दी से ये समझ जाओगे। क्या लिखा गया है कि विसर्ग के साथ त आए या फिर थ आए तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है? दंत श हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो निह धन तेज, तो विसर्ग के बाद क्या आया? त आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, निस्तेज हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने नमस्कार आपको यहाँ पे बताया था, तो नमः धनकार था तब नमस्कार हो रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नमः धन ते नमस्ते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त से पहले हमें क्या मिल गया है? विसर्ग मिल गया है, तो नमस्ते हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निह धन तारण तो निस्तारण हो जाता है, अंतः धन तल अंतस्थल हो जाता है, ठीक है। देखो मैक्सिमम कंडीशन में आपको त ही देखने को मिल रहा है, थ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसे शब्द है ना जो बहुत कम खोजने पे मिलते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स इनके कम मिलते हैं, ठीक। चलिए अगले नियम पे चलते हैं और अगला नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, अच्छा, क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, ये नियम तो हमने पहले ही भी पढ़ लिया है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ये यहाँ तक की चीज़ों को छोड़ते हैं। इसमें क्या हो गया है ना कि स्लाइड इधर उधर हो गया है, एक साथ दो दो नियम आ गए हैं और पहले नियम का एग्जाम्पल नहीं है, तो पहला नियम छोड़ देते हैं, आगे का पढ़ते हैं। सातवां नियम ये है कि विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अच्छा, इसके पहले भी हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग के साथ स, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तब था तालव्य श, तो विसर्ग का क्या हो जा रहा था? तालव्य श ही हो जा रहा था। अभी मैंने इसको समझाया था कि आप जैसे हो समझ लो कि उसको देख करके उसी तरह से बन जाओगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगा। वहाँ पर तालव्य श की बात हो रही थी और यहाँ पे दंत श की बात होगी कि विसर्ग के साथ अगर दंत श आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? दंत श में ही बदल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, लिखा गया है दुह धन साहस, ठीक है, दुह धन साहस। हमें क्या मिला? दंत श मिला, दंत श के पहले विसर्ग मिला है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? फिर से दंत श में बदल जाएगा, ठीक है। निह धन स्वार्थ निस्वार्थ हो जाता है, निह धन संदेह निस्संदेह हो जाता है, ठीक है। और विच्छेद अगर आ जाए, विच्छेद आ जाए, बीच में हमें एक साथ स मिल गया, तो समझ जाना है कि एक श जो आप पहला स लिखा है उसकी जगह पर हमें क्या बनाना है? विसर्ग बनाना है, ठीक है। जैसे दुष धन साध्य, तो अब हम इसको पता है कि हम दुष्ट को लेकर के चलेंगे, तो दू लिख देंगे पूरा और श की जगह पे हम बना देंगे विसर्ग और बाकी साध्य शब्द को
उतार देंगे तो हो जाएगा दुष्साध्य। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला नियम देखेंगे, 8वें नंबर का नियम। 8वें नंबर के नियम में क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई या ऊ का स्वर हो, कौन सा स्वर हो, ई व ई या ऊ का स्वर हो, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और साथ ही जो ई है वो अपने दीर्घ में, जो ऊ है वो अपने दीर्घ में बदल जाता है। बहुत ही अच्छा नियम है। ठीक है, समझो इस चीज को क्या लिखा गया है। ये हो गया विसर्ग। विसर्ग के पहले की कंडीशन दी गई है ई होना चाहिए या ऊ होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के बाद र होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो विसर्ग रहेगा इसका पहले क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग हो जाएगा गायब, और ई बदल जाएगा अपने दीर्घ में, ऊ बदल जाएगा अपने दीर्घ में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, निह धन रव, तो निह में क्या हो रहा है, निह में हमें न के पहले छोटी की मात्रा मिली, ठीक है, विसर्ग है, तो विसर्ग का पहले लोप कर दो, न लिख लो, और छोटी किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी, और र और व पूरा उतार देंगे तो हो जाएगा नीरव। इसी तरीके से दुह धन राज, दुराज हो जाता है। क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले अगर छोटा ऊ है तो विसर्ग का लोप करेंगे और द पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे और राज शब्द को उतार देंगे तो हो जाता है दुराज। क्लियर है। चलिए अगले रूल पर आते हैं और अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम कहता है कि विसर्ग के पहले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही आसान सा ये नियम दिया गया है, याद कर सकते हो बिना कुछ किए। ठीक है, क्या लिखा गया है, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या चाहिए, अ चाहिए, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त आ भी आ सकता है। कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, अ के अतिरिक्त आ भी आ सकता है, तो हम कह सकते हैं अ को छोड़कर अन्य स्वर, अन्य कोई भी स्वर होगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का हो जाएगा लोप, मतलब विसर्ग पूरी तरीके से हो जाएगा गायब, और बाकी का जो पूरा शब्द लिखा रहेगा उसे पूरी तरीके से उतार लेंगे, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अतएव शब्द से याद करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि अतः मिला हमें, त के पहले हमें विसर्ग के पहले हमें अ मिला है। ठीक है, क्योंकि त में तो आ है ना, विसर्ग के पहले हमें अ मिला और विसर्ग के बाद हमें ए मिला है। विसर्ग के बाद क्या मिला है, ए मिला है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, विसर्ग को ज्यों का त्यों नहीं लिखा है, बल्कि विसर्ग को पूरी तरीके से कर दिया गायब। विसर्ग को पूरी तरीके से क्या कर दिया, गायब, और पूरे शब्द को उसी तरीके से उतार लिया। तो अतः धन एव हो गया अतएव। इसी तरीके से आप देख सकते हो, पयः धन आदि हो जाएगा पयादि। ठीक है, मनः धन उच्छेद, मनुच्छेद। ठीक है, चलिए तो विसर्ग संधि का एक और नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आगे इसके पहले रूल 2 बार लिखे गए थे वही रूल आपको यहाँ पर स्किप करके मिलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो रूल ऐड कर, वो रूल वहाँ पर छोड़ दिए गए हैं तो आगे जोड़ लिए गए हैं। ठीक, क्या लिखा गया है कि विसर्ग के पहले आने वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ, ग, घ, अंगा, झ, ज, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विसर्ग के पहले, ध्यान से इस चीज को
इसके पहले क्या लिखा गया है, अ, ठीक है। और विसर्ग के बाद इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, अ हो या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा हो, या फिर क्या लिखा गया है, या फिर अंतस्थ हो, या फिर क्या हो, अंतस्थ हो या ह हो, ठीक है, या ह हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। जैसे मनः धन अभिलाषा, विसर्ग के पहले हमें न में अ मिलेगा और विसर्ग के बाद हमें अ मिला है, तो इस कंडीशन से अ तो आ गया, और विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा अपने ओ में, ठीक है, ओ में बदल जाएगा। यशः धन धरा, यशोधरा हो जाता है, ठीक, कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर विसर्ग के पहले स में आ मिलेगा और विसर्ग के बाद ध मिला, ठीक है। तो विसर्ग जो ध है ये वर्ग का चौथा होता है, ठीक, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो यशोधरा। इसी तरीके से हम लिखते हैं यशः धन दा, ठीक है, यशः धन दा मतलब यश देने वाली, तो स में हमें अ मिलेगा और ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, क्यों, क्योंकि द, देखिए यहाँ पे आपको द शब्द मिल रहा है ना, द आने पर तो हो जाता है यशोदा, समझ में आया। यशः धन दा यशोदा होता है और यशः धन धरा यशोधरा होता है इसी नियम से, ठीक है। मनः धन योग मनोयोग हो जाता है, अधः धन भाग अधोभाग हो जाता है, ठीक। तो ये आपके विसर्ग संधि का एक नियम था, इसके कुछ अपवाद हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपवाद को समझने का एक ही कंडीशन होता है, क्या करना है आपको कि अपवाद को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को अक्सर मिल जाया करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पूरी संधि आप लोग की ख़त्म हो गई। अब हिंदी का जो भी आपको नया वीडियो मिलेगा वो नए टॉपिक के साथ होगा।